आप सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। ठीक है, स्वागत है। आज हम जो क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, इससे पहले हमने जो शिक्षण या टीचिंग के बारे में, किसके बारे, जो टीचिंग और शिक्षण के बारे में जो क्लास पढ़ी है इससे पहले वाले, ठीक है। जिन बच्चों को अगर वो क्लास पढ़नी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल या उससे वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको ऑनलाइन फिर से ज्वाइन करना है वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी फर्स्ट पार्ट जो आईटी 2024 की भर्ती आ रही है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं कि किस प्रकार से क्लास चलेगी, किस प्रकार से मटेरियल आपको मिलेगा, किस प्रकार से आपका सैम्पल पेपर या इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण से ही संबंधित है। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने शिक्षण के चरण पढ़े थे, शिक्षण के स्तर पढ़े थे, शिक्षण और सीखना, शिक्षण और अधिगमन प्रक्रिया पढ़ी थी। ये 3 टॉपिक हमने पढ़ चुके थे कि शिक्षण क्या होती है, शिक्षण के विभिन्न प्रकार के कथन जो शिक्षाविदों ने दे रखी है। इसके अलावा शिक्षण के हमने प्रकार पढ़े थे, वो उद्देश्य के आधार पर हो, क्रिया के आधार पर हो, या पक्ष के आधार पर हो, या चरण के आधार पर हो, या स्तर के आधार पर हो, या व्यवस्था के आधार पर हो, या प्रशासन के आधार पर हो। ये सब हमने शिक्षण के प्रकार पढ़े थे। इसके अलावा शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक, उद्देश्य क्या है, ये सब हमने शिक्षण के चैप्टर में पढ़े हैं। इसके अलावा हमने शिक्षण और अधिगमन प्रक्रिया पढ़ी है कि जिसका मतलब है सीखना और सिखाना, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है कि शिक्षण और अधिगमन किस प्रकार से अलग है एक दूसरे से और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज हम जो क्लास हमारी जो है वो है हमारी, ये भी टीचिंग से संबंधित है, ये भी टीचिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षण से संबंधित है। मगर इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम शिक्षण के सिद्धांत, रचना व्यूह, शिक्षण विधि, ठीक है, शिक्षण मॉडल या शिक्षण प्रणाली भी कह सकते हैं इसको, मॉडल, ठीक है। शिक्षण युक्तियाँ, युक्ति कौशल, युक्तियाँ, शिक्षण प्रवृत्तियाँ, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के हम जो शिक्षण मॉडल आदि चीज़ें हैं ये सब चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस में किस हिसाब से आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस में भी, सिलेबस में देखो, सिलेबस में किस प्रकार से, सिलेबस में देख दो। सिलेबस में आपके लिखे हुए शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के मॉडल, ठीक है, योजना पाठ, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, अनुकरणीय सामाजिक कौशल परीक्षण, SSST कहते हैं, ग्रुप टीचिंग दर शिक्षण, मिश्रित टी टीम, ठीक है। इसके अलावा लेसन प्लान ICT के अनुसार, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें, ठीक है। ये चीज़ें हमने टीचिंग के अंतर्गत पढ़नी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक है और आपको समझना है। इसमें हम सभी प्रकार के जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण मॉडल है, शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है, शिक्षण की जो जितनी भी विधियां हैं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, क्यों ये विधियां हमको आगे काम आएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका यूनिट फिलोसफर का, तो उसमें हर फिलोसफर ने अपनी अपनी शिक्षण विधियां दे रखी हैं। तो वहाँ पे हम इतना चर्चा ना करके उसको इसी
इसी टॉपिक के अंदर चर्चा कर लेंगे और वहाँ पर केवल ये बताएंगे कि भाई इसने किस किस शिक्षण विधि को अप्रोच किया है या किस किस शिक्षण विधि को माना है कि इस समय ये शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे ये शिक्षण विधियाँ इतनी विश्वासपूर्वक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको विस्तारपूर्वक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपके वैसे सिलेबस में केवल 2 दे रखी, सूक्ष्म शिक्षण और SST और रिलेशन प्राण, इसके अलावा भी कहीं होती, क्यों हमको शिक्षण मॉडल दे रखा है। शिक्षण मॉडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आपकी शिक्षण विधियाँ आ जाती है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्लासें आज। ठीक है, क्लासें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है शिक्षण व्यू रचनाएं और शिक्षण विधियां क्या होती हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है शिक्षण व्यू रचना एंड शिक्षण विधि। ये 2 टॉपिक है हमारे पास, शिक्षण व्यू रचना और शिक्षण विधियां। होती क्या है, देखो व्यू रचना, व्यू का मतलब जाल, व्यू का मतलब जाल। ये व्यू शब्द वैसे सेना से संबंधित है या जो युद्ध होते थे उससे संबंधित है। तो इसको शिक्षा में हमने कैसे इंक्लूड किया, देखो जब हम शिक्षण करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अधिगमन या छात्र के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। तो हमने क्या किया, एक ऐसी जाल बुना या एक ऐसा, जैसे लेसन प्लान इसी का उदाहरण है, ऐसी पाठ्यक्रम का ऐसा एक स्वरूप पेश किया जिससे बालक के ज्ञान में परिवर्तन हो सके, बालक के ज्ञान में परिवर्तन हो सके। ठीक है, बालक के ज्ञान में परिवर्तन हो सके, क्या हो सके, हो सके। ठीक है, बालक के ज्ञान में ज्ञान परिवर्तन हो सके। कि बालक के ज्ञान में ज्ञान परिवर्तन हो सके। तो शिक्षण व्यू से समझिए, अध्यापक द्वारा एक ऐसा पैटर्न अपनाना या ऐसा व्यवस्था करना जो छात्र के शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार उनमें व्यवहार में परिवर्तन ला सके। तो शिक्षण व्यू बालकों के शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है। जैसा आप लेसन प्लान बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, छात्रों को समझने के लिए। तो उसी प्रकार से शिक्षण व्यू रचनाएं होती हैं, या किसी व्यू रचना, किसी पाठ्य योजना का एक ऐसा सामान्यीकृत प्रारूप है या ड्राफ्ट है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशात्मक के संदर्भ में सम्मिलित की जाती है और उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक युक्तियों का रूपरेखा उसमें सम्मिलित की जाती है। तो जो स्टॉक और मॉरिस है शिक्षाविद है, उन्होंने एक शिक्षण व्यू के लिए एक कथन बोला है। उन्हें कहा है कि जो शिक्षण व्यू है ये पाठ योजना का एक सामान्यीकृत ड्राफ्ट है जिसमें हम अनुदेशन और अनुदेशन जो क्रियाएं होती हैं आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाते हैं और जिससे अपेक्षित माने हमको जो छात्रों के शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है वो अपेक्षित होती है, माने आसानी से हो जाती है। अब शिक्षण व्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो शिक्षण व्यू रचनाएं 2 प्रकार की होती है, एक तांत्रिक व्यू रचना और लोकतांत्रिक व्यू रचना। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तांत्रिक व्यू रचना
जिसमें केवल शिक्षक ही शिक्षण करता है और शिक्षक ही जो पाठ योजना है, जो योजना है, देखो आपके टॉपिक में योजना है तो योजना का मतलब यही समझो शिक्षण व्यूह रचना है। जो योजनाएं हैं वो स्वयं क्रियान्वित करता है। लोकतांत्रिक में वो सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या रुकनियां प्रयोग में लाता है। समझ के छात्रों का भी सहयोग लेता है, अनुदेशन जो क्रियाएं होती हैं पूर्ण रूप से करता है। ठीक है, तो ये होती है शिक्षण व्यूह रचनाएं। अभी आगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब शिक्षण विधियां क्या होती है, देखो शिक्षण व्यूह रचनाएं किसके शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है, छात्रों के या अधिगमन के। और शिक्षण विधि अध्यापक के जो कौशल है, जो तरीका है, उसको विकसित करने के लिए होता है। जो पढ़ाने का स्टाइल होता है या जो पढ़ाने की कला होती है उसको विकसित करने के लिए होता है। तो शिक्षण विधि क्या होती है, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी उप इकाइयों को रोचक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण विधि वो तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्रियों को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डीवी, तो जॉन डीवी का इम्पोर्टेंट कथन है कि जो शिक्षण विधियां हैं वो एक तरीका है जिससे हम जो हमारे सहायक सामग्री होती है उसको व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, बाइंडिंग शिक्षण विधि एक प्रकार की गतिशील क्रिया है। क्या है, कार्य है या क्रिया है। शिक्षण विधि के तत्व क्या होते हैं, किन किन तत्वों से हम किस शिक्षण विधियां संपन्न होती है या कौन कौन सी शिक्षण विधि में सम्मिलित होती है। तो सबसे पहला आता है संप्रेषण, संचार। जब हम शिक्षण विधि करते हैं तो संचार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है, छात्र और शिक्षक के बीच में, या जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से। चित्र, जब हम डायग्राम बनाते हैं समझाने के लिए या किसी प्रकार का चित्र या प्रदर्शन करते हैं मॉडल का, ठीक है, हाव भाव जो एक्सप्रेशन होते हैं, क्या होते हैं एक्सप्रेशन, लेखन शैली, पठन जो बोलने का तरीका है या पढ़ने का, और निर्देशन में जो अनुदेशन क्रियाएं होती हैं। तो ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं किसके, शिक्षण विधि के, मुख्य रूप से। शिक्षक द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधि में प्रयुक्त किए गए भावात्मक उदाहरण, प्रश्नोत्तर आदि को शिक्षण युक्ति कहते हैं। और शिक्षण विधि और शिक्षण युक्ति शिक्षण व्यूह रचना में सम्मिलित होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अब शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, शिक्षण प्रवृत्ति क्या होती है ये भी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जितने भी ये शिक्षण विधि है, ये शिक्षण युक्तियाँ तो तरीके हैं, ये सब रचना व्यूह में सम्मिलित होते हैं। शिक्षण विधि में रचना व्यूह नहीं होती, मगर शिक्षण विधि के रचना व्यूह के अंदर, ठीक है, जो भी व्यूह की रचनाएं होती हैं, जैसे पाठ योजना के अंदर शिक्षण विधि और शिक्षण युक्ति पहले से सम्मिलित होती है। क्या होते हैं, पहले से सम्मिलित होती है। आगे चलते हैं, व्यूह रचना के प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहले व्यूह रचनाएं हम कंप्लीट करते हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। शिक्षण व्यूह, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षण प्रवृत्तियाँ। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम शिक्षण मॉडलों पे पहुँचेंगे या शिक्षण प्रणालियों पे जाएंगे। उसके बाद हम शिक्षण विधियाँ और फिर हम पाठ योजना, दल शिक्षण, टी शिक्षण, ठीक है, आदि ये अनुकरणीय शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग, इन सब पे जाएंगे धीरे धीरे। तो व्यूह रचना पर देखो, इन चीज़ों को समझने के पहले हमको ये चीज़ें, चारों चीज़ें आनी चाहिए। व्यूह रचना क्या होती है, शिक्षण विधियाँ क्या होती है, ठीक है। जो शिक्षण व्यूह रचनाएं एक ऐसी सामान्यीकृत योजनाओं, विधियों और तरीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके द्वारा किसी विशेष शिक्षण कार्य अथवा शिक्षण पाठ को पढ़ाने में प्रयुक्त किया जाए। इसमें शिक्षक कार्य या पाठ को पढ़ाने के द्वारा निर्धारित शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन और उपयोग विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की प्राप्ति कराने हेतु किया जाता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं के द्वारा कोई ऐसी कार्य योजना, पद्धति, प्रारूप या शिक्षण अधिगमन संरचना प्रस्तुत की जाती है जिसके
अनुगमन से निर्धारित शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से उपलब्धि प्राप्त करना है। शिक्षण व्यू रचनाएं को ठीक तरह से प्रयोग में लाने के लिए अच्छी तरह से नियोजित शिक्षण नियुक्तियों की जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो नियुक्तियाँ होती है, शिक्षण नियुक्तियाँ होती हैं, वो किसी एक शिक्षण व्यू रचना का अभिन्न अंग होता है। माने जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमको शिक्षण नियुक्तियाँ ढालनी पड़ती है, तभी हमारा जो लेसन प्लान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं उससे। तो इसके लिए शिक्षण नियुक्तियाँ होनी चाहिए। अब शिक्षण नियुक्तियाँ क्या है वो आगे बताऊँगा। किसी भी शिक्षण व्यू रचना द्वारा संपादित शिक्षण अधिगमन संरचना को निम्न आकृति को भी देखो, ये 3 चीज़ें हैं आपके पास दे रखी हैं। देखो, शिक्षण व्यू रचना विद्यार्थी के लिए बनाया जाता है और किस उद्देश्य के लिए? शिक्षण अधिगमन उद्देश्य के लिए। तो इसका संबंध किससे है? विद्यार्थी से। और विद्यार्थी का संबंध और इसका संबंध किसके लिए बनाया जाता है? विद्यार्थी के लिए और शिक्षण अधिगमन उद्देश्य के लिए। अगर शिक्षण अधिगमन उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमको व्यू रचना और अधिगमन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। या विद्यार्थी को शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो उनको इन दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगमन उद्देश्य और व्यू रचना की आवश्यकता होती है। तो ये आपस में तीनों क्या है? एक संबंध स्थापित करते हैं, सह संबंध। ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यही फिक्र है। एक शिक्षण व्यू रचना का निर्माण उपयोग विद्यार्थी को निर्धारित शिक्षण अधिगमन उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक रहता है। किसी भी व्यू रचना का निर्माण उपयोग की दृष्टि से किया जाता है और उसके द्वारा विद्यार्थी की आवश्यकता, योग्यताओं तथा रुचियों, विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु मिलने वाली अधिगमन परिस्थितियों तथा सुविधाओं और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिगमन उद्देश्य ठीक प्रकार से ध्यान में रखा जा सकता है। विद्यार्थियों से मिलने वाले जो फीडबैक के आधार पर शिक्षण व्यू में संभावित संशोधन किया जा सकता है। तो फीडबैक भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हमने लेसन प्लान बनाया और बाद में सब छात्रों को पूछा कि भाई इसमें और क्या सुधार चाहिए, तो उसके आधार पर हम जो नेक्स्ट लेसन प्लान या योजना है, ठीक है, उसको हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छे तरह से कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें। शिक्षण अधिगमन उद्देश्य, शिक्षण अधिगमन उद्देश्य किसी भी शिक्षण अधिगमन संरचना के केंद्रीय बिंदु और लक्ष्य होता है, परंतु ये पूरी तरह से स्थिर और अपरिवर्तनशील हो यह बात जरूरी नहीं है। विद्यार्थी शिक्षण अधिगमन वातावरण तथा शिक्षण व्यू रचना के उपयोग संबंधित परिणामों के आधार पर इनके वातावरण परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार योजना बना दी वही हमारा हमेशा के लिए हो गया। परिस्थिति के आधार पर या जो माहौल है, जो वातावरण है, उसके आधार पर शिक्षण व्यू रचनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो व्यू रचनाएं छात्रों के शैक्षणिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमारे द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उसको शिक्षण व्यू रचनाएं कहते हैं। व्यू रचना क्लियर हो चुकी होगी आपके कॉन्सेप्ट में कि शिक्षण व्यू रचनाएं क्या है। इसके अंदर हमारे यहाँ पाठ योजना आता है, दर शिक्षण, कई प्रकार की चीज़ें, दर शिक्षण आता है, ये अनुकरणीय शिक्षण विधियाँ आती है। तो ज़्यादातर जो लेसन प्लान है आपका वो इसके अंदर इसका प्रमुख उदाहरण है। अब आता है शिक्षण व्यू और शिक्षण विधियों में अंतर। तो यहाँ शिक्षण विधि है, यहाँ शिक्षण व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, शिक्षण विधि किसी विषय वस्तु विशेष को इस ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है उसे उचित ढंग से ग्रहण करने और भारी भांति समझने में सहायक हो सके। तो शिक्षण विधि किसके लिए होती है? टीचर के लिए होती है। तो किसी विषय वस्तु को विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण करना शिक्षण विधि कहते हैं। जब हमने किसी पाठ का प्रस्तुतिकरण करना था वो शिक्षण विधि है कि किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा सके। और इसी के जगह पर अगर शिक्षण व्यू रचना है तो यह अधिगमन वातावरण के निर्माण में सहायता होती है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की प्राप्ति में छात्रों की सहायता कर सके। ये छात्रों से संबंधित है, पहला अंतर। ठीक है,
दूसरा देखो इम्पोर्टेंट, जो शिक्षण विधियाँ हैं ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आपके अरिस्टो प्लेटो से लेके, आपके चाणक्य से लेके, आपके जो भी फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक फिलोसफर, उन सब में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है या उनमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है। इसका संबंध ज़्यादा विज्ञान से संबंधित होता है। और जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं ये आधुनिक समय में है, ठीक है, आधुनिक समय में काफ़ी प्रचलित नाम है। और इसमें विज्ञान और तकनीकी, शैक्षणिक तकनीकी दोनों ही क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ज़्यादातर ये मैंने कहा सैन्य संबंधित है। व्यू का मतलब जाल होता है, व्यू रचना, तो ये सैन्य से संबंधित था। तो बाद में ही हमने शिक्षा में भी इसी प्रकार से एक व्यू रचनाओं का निर्माण किया। आगे चलते हैं। शिक्षण विधि में कार्य के संपादन हेतु किसी भी शिक्षण विधि का चयन विषय वस्तु विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने कौन सी शिक्षण विधि कब यूज करनी है ये उसके पाठ्य वस्तु या जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो टॉपिक है उस पर आधारित होता है, ठीक है। जबकि शिक्षण व्यू रचनाएं का उद्देश्य शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की प्रगति पर आधारित होता है, ठीक है। किस पे होता है, शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की प्रकृति पे आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण विधि का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है और एक प्रकार से कला भी है, विज्ञान में मैंने बताया। जबकि जो शिक्षण व्यू है ये आधारित तो विज्ञान पे है, मगर इसमें जो प्रकृति है वो तकनीकियों की है, युक्तियों की है। किसकी? युक्तियों, तकनीकियों की है। कोई भी शिक्षण विधि कितनी प्रभावशाली होती है इसका निर्माण का आधार पर किया जा सकता है कि विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु को कितना, विषय वस्तु जो हमने पाया उस कितना अधिकार है, और यह पता लगाने में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो जो शिक्षण विधि है वो कितना प्रभावशाली है इसके लिए हम उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जो मूल्यांकन का चैप्टर है आपका, उसके अंतर्गत हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, समझिए। उपलब्धि, मापन, आपका जो अब एक नया टॉपिक आ रखा है आईसीटी के अनुसार मूल्यांकन, ठीक है। ऑनलाइन मूल्यांकन जो है वो अभी पढ़ा दूंगा, मगर जो मूल्यांकन चैप्टर है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षणों पे आधारित होता है, ठीक है। और जो व्यू रचना है इसके शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण या मूल्यांकन करना वो होता है परीक्षणों के आधार पे। जो जिस कॉन्टेक्ट में हमने वो व्यू रचनाओं का निर्माण किया है उसी कॉन्टेक्ट में हम उन परीक्षणों के द्वारा इसका मापदंड के अनुसार इसको माप सकते हैं। शिक्षण विधि इस बात पर जोर रखता है कि विषय वस्तु के उचित प्रस्तुति हेतु किस प्रकार का शैक्षणिक कदम उठाना है, मैंने प्रस्तुतिकरण। और व्यू रचना इस बात पर जोर देता है कि जो शिक्षण अधिगमन के वातावरण में उचित आयोजन हेतु किस प्रकार का शैक्षणिक गतिविधि संपन्न कराना है। तो ये गतिविधियों से संबंधित, ये प्रस्तुतिकरण से संबंधित, ठीक है। शिक्षण विधि के तहत उठाए गए कदम बहुत कुछ निश्चित और अपरिवर्तनशील होते हैं। शिक्षण विधियों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब व्यू रचनाओं को हम समय समय पे आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम शिक्षण तकनीकी और साधनों का प्रयोग करते हैं और इसमें हम सभी प्रकार के तकनीकी हैं, ठीक है। वो युक्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उपकरण हैं, ठीक है, आपके संसाधन हैं, शिक्षण विभिन्न प्रकार की विधियाँ, व्यापक है इसका कॉन्सेप्ट, इसका संकीर्ण है। तो ये शिक्षण विधि और शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर है। तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती है और शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती है और शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इन दोनों में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों ही बताइए। अगर कुछ डाउट है तो बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो चुका है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक आता है शिक्षण युक्तियाँ, जो मैंने आपको बहुत बताया है कि व्यूह रचनाओं में शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये युक्ति क्या होती है? हम सामान्य अर्थों में युक्तियों को क्या कहते हैं? एक प्रकार से तरीका कहते हैं, किसी को समझाने की युक्ति। मेरे पास ये युक्ति है, जैसे मैथ्स रीजनिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास एक टिप है जिसके आधार पर आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कर सकें। तो ऐसे ही शिक्षण में भी युक्तियाँ होती है जो पाठ के प्रस्तुतिकरण में आसानी से यूज़ होती है और आसानी से हम अपने पाठों के जो तत्व हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, युक्तियों को मतलब समझे कि क्रियाएं, शिक्षक की क्रियाएं, अनुदेशात्मक क्रियाएं। ठीक है, अनुदेशात्मक क्रियाएं। शिक्षण व्यूह रचना को भलीभांति उपयोग में लाने हेतु शिक्षण युक्तियों का प्रयोग उसी तरह आवश्यक होते हैं जैसे कि शिक्षण विधि को सफल बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी और शिक्षण साधनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, होता है। ये खतरनाक आप पढ़ लेना। ठीक है, हम इनमें अंतर बताते हैं आपको फटाफट, अंतर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो युक्तियों का मतलब क्या है? जिस प्रकार से शिक्षण विधियों में हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से व्यूह रचनाओं में प्रस्तुतिकरण करने के लिए जिन गतिविधियों का हम प्रयोग करते हैं या क्रिया करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उनको शिक्षण युक्तियाँ। जैसे हमने लेसन प्लान बनाया तो उनमें हमने विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की प्रस्तुतिकरण करने के लिए, पाठ के प्रस्तुतिकरण करने के लिए या समझाने के लिए, उनको शिक्षण युक्ति कहते हैं आसानी भाषा शब्दों में। ठीक है, अब देखो, व्यूह रचनाएं लक्ष्य निर्देशित होती है और यह लक्ष्य और निर्धारित शिक्षण अधिगमन उद्देश्यों की उपलब्धि करना होता है। शिक्षण युक्तियाँ, देखो, शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण की उन गतिविधियों एवं व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें निर्धारित शिक्षण अधिगमन उद्देश्य हेतु निर्मित और प्रयोग में किया जाता है। मैंने कभी कभी किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप शिक्षण युक्तियों का प्रयोग, जब आवश्यकता पड़ती है तभी हम शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं समय समय पे। किस युक्तियों का प्रयोग कब करते हैं? पाठ योजना के टाइम पे। शिक्षण व्यूह रचनाओं में शिक्षक और सिद्धार्थ जो छात्र होते हैं, शिक्षक और छात्रों के वे सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिसमें निर्धारित शिक्षा अधिगमन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित शिक्षा अधिगमन निर्माण में सहायता होती है। और शिक्षण युक्तियों का संबंध केवल उन शिक्षण गतिविधियों और व्यवहारों से होता है जिनके द्वारा उचित अधिगमन संरचनाओं के आयोजन में मदद मिलती है। शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण कार्य विशेषण, ये दोनों ही किसी शिक्षण व्यूह रचना के काफी महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व होते हैं। उचित अधिगमन संरचना का निर्माण शिक्षण हेतु एक केंद्रीय तत्व का कार्य करती है, एक कॉन्सेप्ट का काम करती है। ठीक है, कुल मिला के आप समझ गए कि जो शिक्षण युक्तियाँ होती है और जो व्यूह रचनाएं होती हैं उनके तुलना में बहुत छोटा होता है और सीमित कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो समय समय पर प्रस्तुतिकरण करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका शिक्षण युक्तियाँ। अगला कॉन्सेप्ट है शिक्षण प्रवृत्तियाँ हैं। यदि से बताएं शिक्षण युक्तियाँ समझ में आ गई। शिक्षण युक्तियाँ मैंने एक प्रकार से क्या है, जब प्रस्तुतिकरण, पाठ के प्रस्तुतिकरण करने में जो हम नई तरीके या टिप जो प्रस्तुतिकरण करने का तरीका अपनाते हैं कि बच्चों को समझ में आए। पाठ योजना तो हमने बना रखी है, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने हाव भाव भी समझ सकते हो। ठीक है, मैंने हर टीचर का अपना अपना एक युक्ति है पढ़ाने का, तो उसको समझ लो आप शिक्षण युक्तियाँ। ठीक है, अब आती है शिक्षण प्रवृत्तियाँ, इसको भी बताएंगे। भाई आप बताओ, आपके समझ में आया नहीं आया? यस या नो लिखे जल्दी से।
जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलो आगे चलते हैं। शिक्षण प्रवृत्तियों का अर्थ और परिभाषा। शिक्षण व्यूह रचनाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति और शिक्षण प्रवृत्ति। जिस प्रकार से संबंध शिक्षण व्यूह रचनाओं में शिक्षण युक्तियों की होती है, जब पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है, उसी प्रकार शिक्षण विधियों में शिक्षक के कौशल में जो विधि करना या स्किल में जो सहायक होती है, उसको शिक्षण प्रवृत्ति कहते हैं। तो शिक्षक से संबंधित, वो पाठ योजना से संबंधित थी युक्ति यहाँ प्रस्तुतिकरण करने, उसका उद्देश्य अधिगमन, शिक्षण अधिगमन उद्देश्य था। और शिक्षण प्रवृत्तियों का उद्देश्य होता है शिक्षक के कौशल में वृद्धि करना, ठीक है, या जो उसके पढ़ाने का तरीका है या जो उसका पढ़ाने का कौशल है, उसकी क्षमताओं और कुशलताओं में वृद्धि लाना है। तो इसी को शिक्षण प्रवृत्तियाँ कहते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रवृत्तियाँ होती है, वो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शिक्षण प्रवृत्ति, शिक्षण एक अति कौशल युक्त कार्य है। एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के योग्यताओं, क्षमताओं तथा कुशलताओं की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रवृत्तियों की गिनती उन्हीं परम आवश्यकताओं में होती है जिससे युक्त होना एक शिक्षक के लिए अपने कार्य में सफलता प्राप्त हेतु अनिवार्य रूप से होता है। तो शिक्षक के कौशल में जो चीज़ें, जो विधियाँ, माने जो आवश्यकता के अनुसार जो प्रयोग में वो लाता है, एक प्रकार से साधनों का या कौशलों का या स्किल का, हम टीचिंग शिक्षक स्किल भी पढ़ते हैं या शिक्षण स्किल भी पढ़ते हैं, शिक्षकों के कौशल, एक चैप्टर का नाम है, एक टॉपिक भी है शिक्षक स्किल। तो वही एक प्रकार से प्रवृत्तियाँ मानी जा सकती है, ठीक है। शिक्षण प्रवृत्तियों से तात्पर्य उन विशिष्ट योजनाओं, कार्य प्रणाली, साधनों, कौशलों से होता है जिन्हें एक अध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने शिक्षण के दौरान प्रयुक्त किया जाता है और जिससे वो शिक्षण उद्देश्यों को सरलता और सफलतापूर्वक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण अधिगमन उद्देश्य नहीं, शिक्षण अधिगमन उद्देश्य आपके व्यूह रचनाओं में और युक्तियों में आता है। यहाँ केवल शिक्षण उद्देश्यों को सरलता लेने के, ठीक है। तो एक गालिक के अनुसार शिक्षण प्रवृत्ति तो शिक्षक का एक औजार है। तो पूछा जाता है कि शिक्षण प्रवृत्ति तो शिक्षक का औजार है, ये किसके कथन है? ये है गालिक के। और यदि कार्य अच्छी तरह से करना है तो इन औजारों को उचित रूप से काम में लाना है। अगर आप शिक्षण कर रहे हो और किसी शिक्षण विधि से आप टीचिंग कर रहे हो, तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं और आपकी औजार हैं, आप समय समय पर इनका प्रयोग करके अपने शिक्षण को इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। अब शिक्षण विधि और शिक्षण प्रवृत्तियों में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक साथ प्रयोग में किया जाता है, मगर थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है ये बताएंगे। देखो, शिक्षण विधि जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, विशेषात्मक विधि है, अनुसाधन विधि है आदि, एक अध्यापक को इस रूप में सहायता पहुंचाती है कि वो अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संपन्न करा सके। एक अध्यापक अपने विषय की सामग्री को किसी विशेष शिक्षण विधि के द्वारा प्रस्तुत करता है और विशेष सामग्री और शिक्षण विधि इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे विशेष सामग्री होती है उसी के अनुरूप शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। इसलिए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक विधियों का एक ऐसा नहीं समझा जाता है कि वे बाहर की वस्तु है, अतः उन्हें ऊपर से कोई अतिरिक्त रूप से शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके विपरीत मतलब शिक्षण विधि का मतलब यह है कि आप चैप्टर के अनुसार जो भी आप विषय वस्तु है उसके अनुसार आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी का भी आपके ऊपर लाया गया कि इसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके विपरीत
जो शिक्षण प्रवृत्तियाँ होती है, शिक्षण विधियाँ और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से सामाजिक और संबंध नजर नहीं आता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में उनका प्रयोग अनिवार्य नहीं होता है। एक अध्यापक चाहे तो इनके बिना भी शिक्षण कर सकता है। ठीक है, देखो जब शिक्षक शिक्षण कर रहा है और वो किसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग करे ना करे। जिसे रचना व्यू में आवश्यकता अनुसार शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, अनिवार्य था, मगर यहाँ शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से शिक्षण प्रवृत्तियाँ शिक्षक के निर्णय पर आधारित होती है कि वो उसका प्रयोग करे ना करे। अगर उसको लगता है कि उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो रहा है तो वो इन शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पहला अंतर यही है कि आवश्यकता अनुसार वो प्रयोग करता है, कर भी सकता है, नहीं कर भी सकता है। बस शिक्षण के समय उसको शिक्षण विधियों का प्रयोग तो करना ही होता है। अध्यापक शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग समय समय पर शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाते हुए अतिरिक्त रूप से इसे करता है कि इससे उसके अपने शिक्षण के उद्देश्यों को भलीभांति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस रूप में शिक्षण प्रवृत्तियाँ शिक्षण विधियों की तुलना में बाह्य और आंतरिक साधनों अथवा शिक्षण उपकरणों के रूप में हमारे सामने आती है, जिनके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण अधिकार को प्रभावशाली और उपयोगी बनाने में अधिक सहायक होता है। कहने का मतलब वही है। ठीक है, शिक्षण कार्य हेतु शिक्षण विधि अपने आप में एक पूर्ण होती है, उसका प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जाता है। शिक्षण विधि हमेशा स्वतंत्र रूप से, जबकि शिक्षण प्रवृत्तियाँ हमेशा आश्रित होती है किस पे, टीचर पे, अध्यापक पे, जो आवश्यकता अनुसार वो प्रयोग में लाता है। ठीक है, जो प्रवृत्तियाँ होती है वो शिक्षण विधि की पूरक होती है। तो एक कथन आपका ये भी आ सकता है, देखो कि जो शिक्षण प्रवृत्तियाँ होती है वो शिक्षण विधियों के पूरक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होती है, पूरक होती है, जिन्हें कोई भी अध्यापक शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त रूप में से इससे लाता है, माने अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा, इफावी धाने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण विधि में कैसे की भावना आती है हमेशा, किस प्रकार से कैसे हम इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके अपने शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और प्रवृत्तियों में हमेशा साथ में किस प्रवृत्ति का साथ लें, किस प्रवृत्ति का साथ लें कि हमारे जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो आपस क्या हो, किसके साथ। प्रवृत्ति हमेशा किसके साथ का भाव आता है, किसके साथ, शिक्षण विधि के साथ किस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाए कि हम अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो शिक्षण विधि में कैसे की भावना आती है और प्रवृत्ति में किसके साथ की भावना आती है। आगे जाते हैं। अध्यापक अपनी शिक्षण विधि के आधार पर शिक्षण का एक व्यापक स्वरूप निश्चित कर लेता है, किंतु शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे अनेक शिक्षण प्रवृत्तियों का अवलंबन ग्रहण करना होता है। ठीक है, शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण की दिशाएं एवं गति निर्धारित होती है और उसका सीधा संबंध शिक्षण उद्देश्यों से होता है, किंतु शिक्षण प्रवृत्तियां का संबंध शिक्षण की प्रमुख विधि या पद्धति से होता है। प्रवृत्तियों का जो मैंने कहा आश्रित किस पे होती है, शिक्षण विधियों पर आधारित होती है। शिक्षण प्रवृत्तियों का शैक्षणिक उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध न होकर परोक्ष होता है। देखो, शिक्षण विधि हम डायरेक्ट करते हैं, शिक्षण एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, मगर जब प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हैं ये प्रयोक्ष रूप से किया जाता है। किस रूप से किया जाता है, प्रयोक्ष रूप से किया जाता है। किसका प्रयोग, शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, प्रयोक्ष रूप में किया जाता है। तो ये चार चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं। ठीक है, ये चार चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, शिक्षण व्यू रचनाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति और शिक्षण प्रवृत्ति।
इन चारों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब ये चारों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण, जैसे देखो आपको आगे दिखा देता हूँ। आगे क्लास में हम शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है, पाठ्यपुस्तक कहानी, ठीक है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, हौरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, किंडरगार्टन विधि, रोजना आपके इसमें भी है, पाठ्य पुस्तक विधि, मानसेरी विधि, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एक एक नंबर का आ सकते हैं। देखो शिक्षण विधि, शिक्षण प्रवृत्तियाँ, जैसे योजना विधि है तो वितरण क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। प्रश्न विधि होती है तो वर्णन प्रवृत्ति होती है, जब व्याख्या करती है। अनुवर्ग शिक्षण विधि, ठीक है। शैक्षणिक खेल विधि, जैसे व्याख्या विधि, दीर्घ अन्वेषण या पनो, ये एक प्रकार से प्रवृत्तियाँ हैं। अनुकरणीय विधि आपके पास सिलेबस में है। देखो आपके सिलेबस में हमको 3 चीज़ें दे रखी है। एक दे रखी है पाठ योजना विधि दे रखी है, पाठ योजना विधि दे रखी है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल विधि दे रखी है, और माइक्रो टीचिंग दे रखी है। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाता है। आपको पता है यूके एसएससी कॉपी पेस्ट में आता है। अब उसको ये पता नहीं कि सिलेबस में है नहीं दे, मैंने दे रखा है नहीं दे रखा, वो दे देगा। क्यों? उसने कहा कि मैंने तो पूरा विधियाँ दे रखी है, शिक्षण के मॉडल दे रखे, शिक्षण के सिद्धांत दे रखे, पूरा शिक्षण का चैप्टर दे रखा, तो उसके अंदर का विधियाँ भी आएगी। अब जैसे खेल विधियाँ, तो ये हमारे थिंकरों ने भी खेल विधियाँ दे रखी है। शैक्षणिक खेल विधि किस प्रकार की होती तो एक देखो, मैंने कहा शिक्षण विधियों में चेंज नहीं कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षण जो विधियाँ होती हैं उनमें चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील होती है। जो जैसे उनकी कॉन्सेप्ट है, उनके स्टेप है, उनकी क्षेत्र है, वो वैसे की वैसी रहेंगी। तो यहाँ पढ़ लेंगे हम तो वहाँ आसानी हो जाएगी। क्यों? ठीक है, अन्वेषण विधि है, परिक्षेपण विधि है। इसके बाद आपके ये सब चीज़ पढ़ना है हमने। अब देखो शिक्षण मॉडल, ठीक है, डार्डन विधि है, प्रोजेक्ट प्रणाली है, डेकन विधि है, किंडरगार्टन है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, ठीक है, मानसेरी प्रणाली है, विक्रेट प्रणाली है, संवाद विधि है। तो ये मॉडल है आपके कुछ शिक्षण के। ठीक है, ये शिक्षण मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ हैं, चाहे आपने पढ़नी है। ठीक है, डार्डन प्रणाली है, प्रोजेक्ट प्रणाली है, ठीक है, ये सब आपने पढ़नी है। ठीक है, फिर हम इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जैसे लंबा है मगर हो जाएगा आपका 4-5 क्लासों में ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया शिक्षण के चरण, हमने देखा शिक्षण के चरण, शिक्षण के स्थान, सिद्धांत के मोहरक, सीखना और सीखना, योजना, आयोजन, सब इसी में आएगा। सूक्ष्म शिक्षण, एसएसटी, मिश्र शिक्षण, दर्ज शिक्षण, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आईसीटी के अनुसार पाठ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पार्ट हो जाए, कोई अलग चैप्टर नहीं है। आपका जो पाठ योजना है उसी में तकनीकों का प्रयोग जो हम करेंगे, सूचना और पद्धति का प्रयोग करेंगे, उसी को हम आईसीटी का प्रयोग, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, ऑफलाइन शिक्षण हमको पता है, ऑनलाइन शिक्षण के कुछ प्रयोग पढ़ लेंगे कि ऑनलाइन शिक्षण में किस प्रकार से किया जाता है, प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, और जो ऑनलाइन मूल्यांकन है, ऑनलाइन असेसमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये सब आपके प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जैसे MOOC, ई कॉन्टैक्ट, ई असेसमेंट, कक्षा के लिए सामाजिक सोशल मीडिया है, उसमें मुक्त शिक्षक संसाधन, जो वेब टूल है, ये शिक्षार्थियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक सहायक सामग्री, ये हम इसके अलग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें सहायक सामग्री का हम पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रज्ञा और ज्ञान दर्शन और एजुकेट, जो आपका टीचिंग सैटेलाइट है, उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ना है। और फिर एक इम्पोर्टेंट है क्रियात्मक शोध, जो आपके पिछले साल भी था, 2017 में था, 2021 में था। ये चैप्टर हमने पढ़ना है, तो हमारी टीचिंग का कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हम जो मैंने एसिड पर आए हैं, आपको मैंने कहा था मैंने थोड़ा बाल विकास नहीं पढ़ेंगे, हम एक एसिड पढ़ेंगे इसमें, टीचिंग एसिड, ये शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके अंदर का क्यों कुछ एसिड हमने वहाँ पर दिया टीचिंग में, शिक्षण सामग्री यहाँ भी पढ़ लेंगे, जैसे आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टाइप हुए,
ठीक है, ICT पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, OHP पढ़ लेंगे, आपके कंप्यूटर रनिंग पढ़ लेंगे, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग, ब्लॉग, ये पढ़ लेंगे। इंफॉर्मेशन और ICT मैंने कहा कि वो चैप्टर पहले भी है, और ये नवाचार के लिए सूचना और शिक्षा से संबंधित ये चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर हम पहले क्लियर कर लेंगे, फिर हम आपके बाल विकास पे आ जाएंगे, बाल विकास का चैप्टर पढ़ लेंगे। बाल विकास के बाद हम सीधा चलेंगे आपके शिक्षण और शास्त्र, क्यों हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ये आसानी से बहुत ही स्पीड में कभी जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे, क्यों हमने सब चीज़ कॉन्सेप्ट तो पढ़ दिया है, यहाँ हमने इनके केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और लास्ट में चलेंगे हम, ठीक है, जो आयोग है आपके, ठीक है, जो आयोग है, ये कमीशन हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लास्ट का यूनिट है इसका एक ये है, ये आपका बाल विकास के अंतर्गत सब ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम पूरे बाल विकास के अंतर्गत इन सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा जून तक, उम्मीद है जून आधे तक या लास्ट तक हम ये पूरा चैप्टर ये पूरी यूनिट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा सैम्पल पेपर भी चलाएंगे और टॉपिक टेस्ट भी चलाएंगे। जैसे ये टीचिंग का चैप्टर खत्म हो जाए तो कम से कम 100 या 200 नंबर का हम एक टॉपिक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास, फिर कल मिलते हैं।